हम लोग वेक्टर के बीच में दो ऑपरेशन करने वाले हैं, एक ऑपरेशन करने वाले हैं जिसको डॉट सिंबल से दिखाया जाएगा। यानी हम ऐसा ए वेक्टर लिखेंगे, बी वेक्टर, और उनके बीच में क्या लगा देंगे, डॉट। तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, डॉट प्रोडक्ट। इसको हम एक और नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यार इन वेक्टर के बीच में ऑपरेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा है, स्केलर। तो अब यार ए डॉट बी से क्या आता है, इसकी डेफिनेशन वेल डिफाइंड है, मतलब वो पहले से डिफाइन करी जा चुकी, हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो जो डेफिनेशन है वो हमें वहीं से बात शुरू करना है ना। क्या डेफिनेशन है डॉट की? वो डेफिनेशन है ए बी कॉस थीटा। यहां ए बिना एरो के लिखा है तो तुम समझ गए होगे, इसका मतलब है ना, ये ए का मैग्नीट्यूड है, और बी का मैग्नीट्यूड को हम लोग आमतौर पे ऐसे लिख देते हैं। तो क्या ए एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, बी एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, और कॉस थीटा भी तो हाफ 1/2 कुछ आता है। यानी यहां कोई भी वेक्टर आई जे के इन्वॉल्व नहीं हुआ है, यहां इन्वॉल्व था, ऑपरेशन हुआ है किनके बीच में, वेक्टर्स के बीच में, लेकिन आंसर कैसा आया है, स्केलर। इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से जो रिजल्ट आता है वो कैसा है, स्केलर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर रिजल्ट रखता है, तो ठीक है यार, डेफिनेशन बनाई है तो इसका कुछ तो पिक्चर होगा। हम लोगों ने हमेशा हर वेक्टर को जब आगे बढ़ाया है तो उसका कोई ना कोई पिक्चर मन में जरूर लाया है। तो मैं चाहता हूं यार कि इसका भी एक पिक्चर बनाए हम लोग मन में कि इसका क्या मीनिंग है। और ये थीटा क्या है, तो मैं बता दूं यार, यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कौन कौन से, जिन वेक्टर के बीच में ऑपरेशन किया जा रहा है। हम किनके किनके बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं, ए और बी के बीच में, तो थीटा क्या है, उन्हीं दोनों के बीच का एंगल है। तो बात आती है कि इसका पिक्चर क्या होगा। तो मैंने कहा यार एक ए है एक बी है, अगर उनको हम टेल से टेल जोड़ के रख दें, ये टेल टू टेल कनेक्शन है, जब हम वेक्टर के टेल से टेल जोड़ते हैं, थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल है। ठीक है, क्या ये टेल टू टेल कनेक्शन है या हेड टू टेल, टेल टू टेल। तो अब यार डेफिनेशन का जो आउटकम है उसको समझने की कोशिश करें। यार ए का मतलब है किसी एक वेक्टर की लंबाई, बी, इसका नाम थोड़ा सा समझने के लिए मैंने इसका नाम ए रख रहा हूं और इसका बी रख रहा हूं। मुझे बता यार ए का मतलब है इस वेक्टर की लंबाई, मैग्नीट्यूड ऑन डायग्राम हमेशा लंबाई होता है, यानी ये ए का मतलब है। बी कॉस थीटा को जरा इमेजिन करें, अगर ये लंबाई बी है तो बी कॉस थीटा क्या होगा। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो क्या बताओ, इस लेंथ को हमें क्या बोलना चाहिए, क्या बताओ, ये लेंथ इसके लिए बेस है, और बेस हमेशा किस में आता है, कॉस में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक आंसर आता है जो ए की पूरी पूरी लंबाई और बी की कंपोनेंट लंबाई का प्रोडक्ट होता है। कि बी कॉस थीटा क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए है। बी कॉस थीटा क्या है, ये इसको हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। तो ये किस चीज का प्रोडक्ट है, ये है प्रोडक्ट ऑफ वन एंड कंपोनेंट ऑफ अदर ऑन फर्स्ट, है ना, कंपोनेंट ऑफ अदर ऑन फर्स्ट। क्या ये बात समझ गया यार? किसी एक का मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वन एंड कंपोनेंट ऑफ अदर ऑन फर्स्ट। क्या ये बात जस्टिफाइड है ना? कोई इसको ऐसे भी कह सकता है कि हम जो वन ले रहे हैं वो ए ही क्यों लें, जैसे ये ए था ये बी था, नहीं। तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम पहला इसको मानते नहीं, हम पहला इसको मानते हैं। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, बी ले लो और बी के साथ क्या कर दो, इसकी लाइन थोड़ा सा डॉटेड करके आगे बढ़ा दो और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो।
क्या बताओ, अगर मैंने इसको 90 ड्रॉ किया है तो बताओ ये लंबाई यहां से ये पूरी लंबाई कितनी होगी, ये होगी a cos थीटा। भाई ये हाइपोटेनस हो गया, अगर मैंने यहां 90 डिग्री डाला है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। क्या ये लंबाई a है कि नहीं है? तो a का इधर कंपोनेंट क्या होगा, a cos थीटा। तो हम क्या ऐसे नहीं कह सकते b इंटू a cos थीटा, यानी हम डॉट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, a पूरा पूरा v का कंपोनेंट या b पूरा पूरा a को कंपोनेंट। तो ये बात ज्यादा जस्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ वन एंड कंपोनेंट ऑफ अदर। वन किसको मानना है, अदर किसको मानना है, ये तुम्हारी मर्जी है। क्या दोनों तरीकों से ये डेफिनेशन जस्टिफाइड है? तो सबसे पहला काम तो डॉट की डेफिनेशन क्या है, उसका पिक्चर क्या है, वो मन में बन जाना चाहिए। हाँ भाई, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्लियर है, इतनी बात पे कोई दिक्कत है नहीं। दो वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर नोटेशन में बनाए गए हैं तो उनका डॉट ऑपरेशन कैसे किया जाता है। और मैं अभी जो एग्जांपल ले रहा हूं वो 2D वेक्टर का ले रहा हूं। मैंने कहा एक वेक्टर है कुछ इस लुक में और दूसरा भी इसी लुक में है, bxi byj, कोई भी एग्जांपल हो सकता है। हम इन दो वेक्टर्स जिनको मैंने यूनिट वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट किया है, ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीख चुके हैं और इनका ऑपरेशन करने वाला हूं। ऑपरेशन हम लोग अभी से सीख रहे हैं, डॉक्टर बाद में बनेंगे। इनका और इनका हम लोग ऑपरेशन करना सीख रहे हैं, है ना। बेजान चीज़ों का ऑपरेशन सीख लें पहले, क्योंकि जानदार का ऑपरेशन किया और गलत हो गया तो उसके परिजन छोड़ते नहीं हैं, हंगामा कर देते हैं, हॉस्पिटल तोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए यहीं से ऑपरेशन करना सीखें। तो मैं इन दो चीज़ों के बीच में डॉट ऑपरेशन कर रहा हूँ, AXI AYJ BXI BYJ। तेरे ऑपरेशन का रूल क्या है कि आई वाली चीज का इस चीज का, देखो जैसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी तरह से ये डॉट भी एक ऑपरेशन है। और डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ये प्रोडक्ट है मगर वेक्टर के नियम के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से। तो बताओ अगर मुझे इसका प्रोडक्ट दोनों में करना है तो पहले इसका दोनों में करते हैं, फिर तो पहले इसका करते हैं। बताओ ax का इसके साथ करेंगे तो आएगा ax bx और वेक्टर के बीच में डॉट लिख देते हैं, है ना। नंबर आपस में प्रोडक्ट हो गए और यूनिट वेक्टर का डॉट अभी लिखना बाकी है। फिर बताओ जरा, इसका इसके साथ, पहले इसका इसके साथ तो करो, इसके साथ क्या आएगा, ax by I डॉट j, दो का हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले का दोनों के साथ करते हैं, क्या आएगा, ay bx j डॉट आई, क्रम मत बदलो, j डॉट आई, ये j था ना भाई, प्लस हाँ इसका इसके साथ j डॉट j। यार इतनी कहानी तो सबको ऐसे ही समझ में आना चाहिए, वो बचपन से हम लोग प्रोडक्ट ऐसे ही करते आए हैं।
मगर अब एक समस्या है कि आई डॉट आई, आई डॉट जे, जे डॉट आई ये क्या होता है और इससे क्या आता है। तो हम लोग यार यूनिट वेक्टर के डॉट ऑपरेशन क्या आता है ये सीखने वाले हैं। पहले इतनी बात समझ लो कि इतना तो आना ही है। तो यार अब नीचे थोड़ी जगह छोड़ दें, अब हम लोग किसी और चीज के पीछे पड़ते हैं, और वो चीज है कि आई डॉट आई, आई डॉट जे डॉट जे, के डॉट के या आई डॉट जे, ये सब क्या आएगा, है ना। डॉट ऑपरेशंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स के ऑपरेशन मैं यहां पे दिखाने वाला हूं, और बहुत जस्टिफाइड बात हम लोगों को समझना है। मुझे बताओ आई डॉट आई क्या होगा। तो यार क्योंकि हम डॉट पढ़ रहे हैं तो डॉट की डेफिनेशन के हिसाब से आगे बढ़ना है। डॉट आई और आई का है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है कि जब भी हम दो वेक्टर का डॉट करते हैं, डॉट पहली बात तो वेक्टर का ही करते हैं, नंबर्स का नहीं करते हैं। किसका करते हैं, वेक्टर। तो आई कैप एक वेक्टर है कि नहीं है, अरे आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, जे कैप एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो मैं आई कैप और जे कैप का डॉट करने वाला हूं। तो रूल क्या कहता है कि पहला वेक्टर का लेंथ दूसरे का लेंथ और उनके बीच के एंगल का कॉस, यही तो है, लेंथ लेंथ कॉस। तो मुझे बताओ आई की लेंथ कितनी होती है, दूसरे आई की कितनी होगी 1, और आई के बीच का एंगल कितना होता है। यार आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा भाई, आई एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है। तो आई और आई, सारे आई आपस में 0 डिग्री पे होंगे कि नहीं। और आई की लेंथ भाई यूनिट वेक्टर कहते हैं तो इसकी लेंथ क्या होगी 1, तो ये कितना आ गया 1 इंटू 1 cos 0 1, तो ये कितना आ गया 1। तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आई डॉट आई 1 आया है तो जे डॉट जे क्या आएगा 1, तो के डॉट के क्या आएगा, तीनों 1 आएंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं, मुझे बताओ आई डॉट जे क्या आएगा। डेफिनेशन लगाते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, पहले वेक्टर का मॉड यानी 1, दूसरे का मॉड और उनके बीच के एंगल का कॉस। मुझे बताओ आई एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, जे वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच में कितना एंगल है 90। तो इसका मतलब आई डॉट जे क्या आने वाला है cos 90 0 होता है, तो ये 0 आने वाला है। तो मुझे बताओ आई डॉट जे अगर 0 आया है तो जे डॉट आई क्या आएगा। अरे क्रम बदल देने से रूल तो वही रहेगा ना। अरे भाई जे डॉट आई भी होगा 1 इंटू 1 cos 90। मुझे बताओ जे डॉट के क्या होगा, बताओ। अच्छा जे होता है y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, के होता है z डायरेक्शन का। क्या z और y भी आपस में 90 पे होता है, तो ये भी कितना आएगा 0। तो बताओ k डॉट j क्या आएगा 0। मुझे बताओ i डॉट k क्या आएगा। यार i होता है x डायरेक्शन का, k होता है z डायरेक्शन का, उनमें भी कितना एंगल होगा, तीनों एक्सेस आपस में एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे होती हैं 90। तो इसका मतलब सबका आंसर कितना आना है। ले देख यार यहां से एक नतीजा मिला है, क्या नतीजा मिला है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर जो हमने यूज किए हैं उनके आंसर क्या आए हैं सेम वाले। बस ऐसे याद रख दें यार, ये क्या है सेम वाले और ये क्या है डिफरेंट वाले। तो डिफरेंट वाले यूनिट वेक्टर का क्या आया है 0 और सेम वालों का क्या आया है 1। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है। अच्छा बताओ कहीं कोई ए कैप डॉट ए कैप लिख दे, क्या आएगा, कोई भी हो भाई, ए कैप मतलब ए का मैग्नीट्यूड दूसरे ए का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल क्या आएगा 1 आएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। आई कैप का डॉट 1 है, जे कैप तो ए कैप का डॉट भी। आई कैप स्टैंडर्ड वेक्टर है और ए कैप बीच का कोई वेक्टर हो सकता है। क्या हम लोगों ने बीच के वेक्टर भी तो सोचे हैं यूनिट वेक्टर। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ जाना चाहिए। और हम अपनी पुरानी कहानी पे लौट आते हैं। क्या हमें यहां जरूरत पड़ी थी कि आई डॉट आई की जगह और जे डॉट जे की जगह क्या लिखें, तो पता चल चुका है कि जे डॉट आई वाला टर्म क्या हो जाना है 0, ये भी क्या हो जाना है 0। जो सेम वाले हैं वहां क्या आना है 1।
तो ये आंसर आ गया ax bx, ये 1 हो गया, प्लस ay by और वो 1 हो गया, ये आउटकम आ गया। क्या इतनी बात जनता समझ पा रही है? तो यार हम लोगों ने 2D के लिए बहुत मेहनत करके एक आउटकम निकाल लिया है। अब 3D के लिए हम सीधे बात करने वाले हैं। बताओ। अच्छा, इतनी बात पहले हजम कर लें। बिल्कुल सही बात है, यही फैल गया तो फिर सब फैल जाएगा। नोट करने में ध्यान दें यार, इधर बिल्कुल ध्यान ना दें, मैं इधर 1 मिनट में समझाऊंगा, इधर ध्यान दें। बोलते रहेंगे सर तो कैसे ध्यान दे पाएंगे। हाँ भाई, यहां तक सबने नोट कर लिया है? नोट कर ले पूरा। मैंने यार 2D वेक्टर का डॉट ऑपरेशन का आउटकम बता दिया है, और आउटकम बड़ा इंटरेस्टिंग आया है। आई वाले के साथ प्रोडक्ट हुआ है, जे वाले के साथ प्रोडक्ट हुआ है, और यहां कोई आई जे नहीं आया है, और आना भी नहीं चाहिए। क्या बताओ, डॉट ऑपरेशन के बाद जो आंसर आएगा क्या वो वेक्टर हो सकता है क्या? डॉट ऑपरेशन के बाद जो आंसर आता है वो कैसा आता है? स्केलर। तो स्केलर है कि नहीं है? स्केलर आना ही चाहिए था। आई वाली चीज आई वाले से मल्टीप्लाई होती है, जे वाले से। तो क्या अगर यहां समझ में आ गया है 2D के लिए, तो क्या 3D के लिए नहीं समझ में आ गया है? बताओ, अगर इनका डॉट करेंगे, इधर ध्यान दें, अगर इनका डॉट करेंगे तो क्या आना चाहिए? तुम्हें पहले से नहीं समझ में आ रहा है? क्या आना चाहिए? ये आएगा ax bx ay by az bz। क्यों? क्योंकि जब तुम इसका डिफरेंट वालों से करोगे वो सब टर्म जीरो हो जाएंगे, जब इसका सेम वाले से करोगे तो आ जाएगा, डिफरेंट वाले जीरो हो जाएंगे, तो सेम वाले ही आ जाएंगे। अब मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में? वैसे तो इसमें 9 टर्म आएंगे, लेकिन 6 क्या हो जाएंगे? जीरो। 3 सेम वाले केवल आएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई है?
हम लोगों ने यार अभी अभी डॉट की डेफिनेशन पढ़ी है, यही तो पढ़ी है। इसमें थीटा क्या होता था? दो वेक्टर के बीच का एंगल, यानी अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो उन दोनों बीच का एंगल थीटा, यही तो होता है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कॉस थीटा लाना। अक्सर ये मेन रिक्वायरमेंट होती है डॉट की। मैं कहूँ कॉस थीटा लाना है, तो बता यार कॉस थीटा का फॉर्मूला, ये तो ए डॉट बी का फॉर्मूला है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला यहीं से बनाया जा सकता है कि नहीं? क्या बनेगा? ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड या बी का मॉड। इसको हम सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। कभी कभी ऐसे लिखते हैं या कभी कभी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन पेश होगा उसमें ए भी आई जे के में लिखा होगा, बी भी आई जे के में लिखा होगा। तो क्या इन दोनों का डॉट ऑपरेशन करना हमने यहां सीख लिया है? अरे 2D होगा तो भी, 3D होगा तो भी, यानी ऊपर वाला काम करना हमने सीख लिया है डॉट ऑपरेशन में। मॉड लाना हमें बचपन से आता है। अरे जब से वेक्टर का बचपन शुरू हुआ है तब से हम मॉड ला रहे हैं कि नहीं? तो अगर ये आता है, ये आता है, तो ये नहीं आ जाएगा। तो क्या ये नया फॉर्मूला आ गया क्या? अरे उसी फॉर्मूले को नए लुक में लिख दिया है जरूरत के हिसाब से। क्या ये फॉर्मूला उसी डेफिनेशन से ही तो आया है? तो क्या नोट करना चाहेंगे? नोटो। तो अभी यार अगर मैंने कॉस थीटा का फॉर्मूला तुम्हें बता दिया है तो यार बाकी काम अब तुम करके दिखाओगे। मैं दो वेक्टर दे रहा हूं और तुम्हें कॉस थीटा निकाल के दिखाना है। ठीक है यार, ये नोट कर लिया है? नहीं किया है तो यहां करते रहे, यहां भी वही लिखा है। ये दो वेक्टर्स हैं, एक ये है ना, एक बी वेक्टर ये है। ये थोड़ा खिसक गया है भाई, आई कैप के कैप। हाँ, आई कैप माइनस के कैप। अच्छा बताओ, आई कैप माइनस के कैप है तो इसका मतलब जे के साथ क्या है? ये अंडरस्टूड है कि इसको तुम यार ऐसे लिखोगे तो गलती होने की संभावना है, तो इसको तुम लिख देना चाहिए आई कैप। अच्छा, आई कैप लिखने का मतलब होता है वन आई कैप, वन लिखा नहीं जाता। जैसे एक्स का मतलब होता है वन एक्स, है ना, इसी तरह से। और जे के साथ क्या है? जीरो, और के के साथ कितना है? -1। समझ गए? तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल बताना है। तो एंगल हमेशा कॉस में आता है, उसके बाद हम लोग आगे का सोचेंगे। तो तुम्हें यार कॉस थीटा एक तरह से लाना है। क्या ला पाएंगे कॉस थीटा? डेफिनेशन ऊपर लिखी है, तुम्हें ए वेक्टर लिखना है डॉट बी वेक्टर लिखना है, फिर ए का मॉड बी का मॉड। क्या ए का मॉड बी का मॉड लाना हमें बचपन से आता है? सब कुछ यहां रख दो। डेफिनेशन ये लिखी हुई है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आया? कॉस थीटा कितना आया? कॉस थीटा √3/2, यानी बहुत बढ़िया आया है। देखो जरा सबका वही आ रहा है क्या? नहीं कर पाएंगे? हम लोग रख देते हैं डेफिनेशन में। ए लिखा है 2i + j - k आई कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप। अब यार इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ए का। तो यहां देखो यार 2 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर नेगेटिव का करने पे। ये बता यार सॉल्व करके आ रहा है 2 4 5 6, ये 6 आ रहा है। और बी का 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है √2। तो यार ए का मॉड आ गया है √6, बी का आ गया है √2। और डॉट ऑपरेशन करना हमें बहुत अच्छे से आता है। क्या रूल होता था डॉट ऑपरेशन का? आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, जे वाला जे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, के वाला के वाले से तो -1 +1 हो जाएगा। क्या कितने लोगों का √3/2 आ गया है? बस क्या √6 को हम लोग थोड़ा तोड़ के लिख देते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। देखो यार यहां √2 है और यहां भी √2 है, तो √2 मिलके कितना हो गया 2। ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है √3। अब क्या करेंगे थोड़ा बढ़िया हो जाए, क्या हम इसको रेशनलाइज कर दें, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या ये √3 कितना हो गया 3 हो गया। तो √3 3 हो गया, तो 3 से 3 कट जाएगा, cos थीटा का आंसर आ गया है √3/2। और बढ़िया आंसर आ जाए इसका मतलब तुम सही जा रहे हो। √3/2 किस एंगल के लिए होता है? हाँ 30 डिग्री के लिए। क्वेश्चन खत्म। क्या बात समझ में आ गई है या कुछ और बोलूं? किसी स्टेप पे किसी को कोई दिक्कत है तो बनी रहे यार, इतने के बाद भी दिक्कत हो सकती क्या है, सब कुछ तो बता दिया है कोई को? तो एक क्वेश्चन अपने मन से पूरी तरह से फिर से दिखाएंगे, ये मैंने बता दिया है, अगला वाला खुद से ट्राई करें। अगला वाला पेश किया जाए, पेश करें। ये क्या लिखा है? पहला वेक्टर ये है, पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है यार, वो थोड़ा उधर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कोसाइन ऑफ एंगल, मतलब वो कॉस थीटा जानना चाहते हैं, थीटा नहीं बल्कि कॉस थीटा जानना चाहते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल लिखने का यही मतलब है। तो यार इन दोनों का डॉट करना है, ए का मॉड लिखना है, बी का मॉड लिखना है। तो यार ऐसा है मॉड हम लोग अलग से लिख देते हैं, ए का मॉड क्या आएगा, बी का मॉड क्या आएगा, और फिर इनके ऑपरेशन करना है 3i + j + 2k 2i - 2j + 4k करें। ठीक ठीक, और कोई? हो गया यार, कितना एग्जैक्टली कितना आया? ठीक है, ठीक ठीक। फिर ये आ गया है, ए का मैग्नीट्यूड भी आ गया है, बी का मैग्नीट्यूड भी आ गया है।
एक आया √14 और ये आया √24। यहां तक सभी लोग पहुंच गए हैं। और अब डॉट ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन का नियम क्या था? ऊपर x वाला x वाले के साथ, y वाला y वाले के साथ, z वाला z वाले के साथ, डिवाइड बाई √14 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके 2 × 7 लिख रहा हूं और इसको मैं 8 × 3 लिख रहा हूं। फायदा ये कि यार तुम्हें देखो यार 8 × 2 16 दिखेगा और 16 का अंडर रूट सबको पता होता है। 16 का अंडर रूट कितना? 4। तो 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 21 अंदर रह जाएगा और ऊपर कितना आ गया? 12। तो यार ये थोड़ा सा कट जाएगा, यही सबसे अच्छा फॉर्म लिख रहा है, तो यही आंसर देते हैं। cos थीटा इक्वल टू आ गया 3/√21। कितने लोग आ गया? ये क्लियर है? आ गया है? हाथ क्यों नहीं उठा रहे? उठाया था। इतनी बात क्लियर है? हम लोग यार cos थीटा निकालते हैं a.b/mod a/b। क्या हो अगर a और b का डॉट 0 आ जाए? यार अगर a और b का डॉट 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? cos थीटा भी 0 आ गया। नहीं यार, अगर a डॉट b 0 आ जाए तो इसका मतलब cos थीटा भी क्या आ गया? अरे 0 में किसी चीज को डिवाइड करो तो क्या आता है? 0। और cos थीटा 0 आ गया तो थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। यानी यार इधर से हम बता सकते हैं कंडीशन ऑफ टू वेक्टर टू बी परपेंडिकुलर। यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या जरूरी है? तो यार उसके लिए ये जरूरी है, यही कंडीशन है कि अगर दो चीजों का डॉट 0 आ रहा है तो cos थीटा 0 आएगा और cos थीटा 0 आ रहा है तो थीटा कितना होगा? 90। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कल को कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें हमें ये प्रूव करना हो कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो बस सिंपल है, चेक कर लो कि उनका डॉट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो परपेंडिकुलर हैं, नहीं आ रहा है तो परपेंडिकुलर नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चेक करना कि परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बताओ ये दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है? हैं तभी तो पूछा है, चेक कर लो। तो यार वैसे तो प्रूव करने को वेक्टर ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाए, मान लिया स्कूल के एग्जाम में आ जाए, तो तुम कैसे करोगे? क्या करोगे? अरे इनका डॉट करोगे a और डॉट b और देखोगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? आ ही रहा होगा जब पूछा है तो एक बार स्टेप कर लो कम से कम, ताकि अगला क्वेश्चन बता पाओ। बस डॉट चेक करना है और आगे की कहानी नहीं चेक करना है। आगे की कहानी तो बनी बनाई है। बताओ जरा कितना आ रहा है? 2 - 3 + 1 कितना आ गया? 0। इसका मतलब परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन एक्चुअली इसमें पूछा कैसे जाता है, जैसे मैं कह दूं कोई वेक्टर है 2i + 3j - k और दूसरा वेक्टर है ai - 3j + k, ये है। और यहाँ एक टर्म मिसिंग है, कौन सा? यार यहाँ a लिखा है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका नाम a की जगह x लिख देते हैं वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसका नाम मैंने x लिख दिया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड x इफ a वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर। क्या पूछा है मैंने कि अगर a और b परपेंडिकुलर है तो x बताओ। बता दोगे? क्या करोगे?
तो इसका मतलब डॉट जीरो, और जब डॉट जीरो करोगे तो एक इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन में एक ही अननोन है x, क्या सॉल्व होके आ जाएगा? क्या समझ गया? क्या आ गया देख लेते हैं। a डॉट बी करोगे, जीरो करोगे, तो यार a डॉट बी यानी इन दो चीजों का डॉट जीरो करना है, 2i 3j माइनस के एक्स आई माइनस 3j प्लस के। पता है ये कितना आ गया 2x, ये कितना आ गया -9, ये कितना आ गया -1 बराबर 0, तो 2x बराबर ये उस तरफ गया 10, तो x बराबर कितना आ गया 5। क्या ऐसे कोई भी अननोन होगा निकल आएगा? ये भी एग्जांपल नोट कर ले, क्वेश्चन नोट कर ले, सॉल्विंग कर ले, करते रहना, कम से कम क्वेश्चन नोट कर लो कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोट कर लिया है? हम लोगों ने अभी अभी फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का पढ़ा, a डॉट बी इक्वल टू क्या, ए बी कॉस थीटा। तो उसमें यार a कॉस थीटा क्या होता है, b कॉस थीटा क्या होता है, ये मैंने डायग्राम वाइज दिखाने की कोशिश करी। अगर मैं इसको a इसको b कह रहा हूं तो बता यार b कॉस थीटा ये लेंथ होती है नहीं, और अगर मैं a का कंपोनेंट इसके ऊपर निकालूंगा तो ये लेंथ क्या होगी a कॉस थीटा नहीं, और अगर मैं इसको a और इसको b कह रहा हूं तो फिर ये क्या होगा b कॉस थीटा। अभी अभी थोड़ा देर पहले मैंने ये बताया था। तो अक्सर क्वेश्चन में क्या है कि कई बार कंपोनेंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि कंपोनेंट ऑफ a ऑन b बताओ, यानी वो क्या पूछना चाह रहा है यार, कंपोनेंट ऑफ a ऑन b बताओ तो क्या पूछना चाह रहा है, a cos थीटा पूछना चाह रहा है। मुझे बताओ a cos थीटा मुझे चाहिए है, और डेफिनेशन तुम्हें क्या पता होती है, ए बी cos थीटा बराबर a डॉट बी। ये मैंने उल्टा करके लिख दिया है क्योंकि हमें a cos थीटा चाहिए। मुझे बताओ अगर a b cos थीटा ये होता है तो a cos थीटा क्या होगा, वो होगा a डॉट b अपॉन a, होगा कि नहीं? इसी तरह से b cos अपॉन b, ठीक, b cos थीटा क्या होगा a डॉट b अपॉन a, सीधी सी बात है b इधर आ गया है तो यहां a बचेगा। तो क्या ये बात अब उसी फॉर्मूले से निकली है, तो इसको अलग से दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये फॉर्मूला अगर अच्छे से आता है तो तुम ऑन द स्पॉट ये फॉर्मूला बना सकते हो। रटा हो अच्छी बात है यार, a cos थीटा पूछा है तो इसका मतलब यहां b अकेला बचेगा, a उधर चला गया, b cos थीटा पूछा है मतलब वहां। अब कोई तुमसे ऐसे नहीं कहेगा a cos थीटा बताओ, लिखेगा लैंग्वेज, कहेगा कंपोनेंट ऑफ a ऑन b बताओ या कंपोनेंट ऑफ b ऑन a बताओ। तो तुम समझ जाओ तुम्हें ये करना है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? जैसे मैं कह दूं राइट कंपोनेंट ऑफ i प्लस j ऑन i माइनस j, कंपोनेंट ऑफ i माइनस जे ऑन i प्लस जे। दो क्वेश्चन है यार, ऐसे पूछा जाएगा। तो भाई यहां तो कुछ नाम नजर नहीं आ रहे हैं, तो नाम रख दो, इसका a रख दो, इसका b रख दो, जो मना है वो रख दो। आंसर मुझे चाहिए यार, मैं अब कुछ नहीं बताने वाला, ये क्वेश्चन है। एक है i प्लस जे और दूसरा क्या है i माइनस जे, बस ये दिया है मैंने।
जीरो आ रहा है आंसर। हाँ यार ये तो जीरो ही आ गया, गलत एग्जाम्पल उठा लिया, गलत एग्जाम्पल उठा लिया है। इसका मतलब पता है ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, और जब 90 पे होते हैं तो कंपोनेंट नहीं होता है। तो मैं एग्जाम्पल थोड़ा बदल देता हूं यार, i + 2j कर दो, अभी ठीक है यार। i + 2j का कंपोनेंट इस पे निकालना है, i - j पे। तो यार बताओ, पहले वाले में मैंने कहा है a का कंपोनेंट b के ऊपर बताओ, तो तुम्हें क्या बताना है एक तरह से, मतलब क्या बताना है, a का कंपोनेंट b के ऊपर मतलब a cos थीटा बताना है। तो उसको पहले ऐसे लिख दो। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा a डॉट b अपॉन b। अरे ये तो इधर आ गया ना, ये बात ध्यान रखना, अगर a का कंपोनेंट b के ऊपर बताना है तो यहां डिवाइड में क्या आ रहा है, b। तो फॉर्मूला बनेगा i + 2j डॉट i - j अपॉन इसका मॉड √5, इसका मॉड √2। मॉड निकालना है तो नहीं भूले। तो ये कितना आ गया, यहाँ 1 1 2 1 1 -2 अपॉन √10। तो ये आ गया -√10। नेगेटिव भी हो सकता है कंपोनेंट। क्या बात क्लियर है? यहाँ क्या आएगा, अच्छा ये तो जीरो ही आ गया था, चलो एक ही निकाल लेते हैं। इधर क्या आ रहा है, अगर ये भी बदल दें, चलो ठीक है। अब बताओ, इसका कंपोनेंट इसके ऊपर लाना है, इसका नाम क्या रखा है, इसका ए ही रखा है, इसका बी रखा है। तो चलो फिर से क्या लाना है, ए cos थीटा फिर से लाना है यार, इसका इसके ऊपर लाना है। तो क्या करना होगा, a डॉट बी अपॉन बी। कितने लोग आ गया यार ये इसका, कहाँ पूछा है, देखो यार a cos थीटा मुझे चाहिए, तुम चाहो तो a का मैग्नीट्यूड और cos थीटा ला के मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट साइड वाली चीज। ये वो मेहनत का काम है यार, तुम पहले cos थीटा निकालोगे, फिर a का मॉड उससे मल्टीप्लाई करोगे। क्या ये काम करना ज्यादा आसान है राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला, ये ज्यादा आसान है। तो एक ही काम करना है, क्या करेंगे, i - j डॉट i + 2j डिवाइड बाई इसका मॉड √2, इसका मॉड √5। ये कितना आ गया यार, 1 - 2 अपॉन क्या, नहीं ओ ये तो गलती हो गई यार, यहां केवल b का मॉड लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी। ये आंसर कितना आ रहा है, √2, और यहां केवल किसका मॉड लिखना है, इसका, यानी ये कितना आएगा, -1/√5। सही है यार, अब सही है। ये बात समझ ले भाई, यहाँ a डॉट बी नहीं है, कंपोनेंट निकाल रहे हैं। आदत हो जाती खराब हम लोगों की वहां के चक्कर में, तो आदत सुधार ले भाई। इसीलिए सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि हम अपनी ही आदतों को के शिकार हो जाते हैं। देखो यार किस कदर शिकार हुआ हूं कि मैंने वही लिखा जो वहां पे कर रहा था। फिजिक्स में ऐसी जरूरत कहां पड़ती है जहां डॉट का यूज करना पड़े। तो यार जैसे मैं कह दूं किसी बॉडी पे F का फोर्स लगा के उसको S डिस्टेंस खिसकाया गया है, F का फोर्स लगा के S डिस्टेंस, लेकिन F का फोर्स 0 डिग्री पे नहीं लगा है, कितने पे लगा है, थीटा डिग्री पे।
तो मुझे बताओ एफ के किस कंपोनेंट ने इसको आगे बढ़ाने में मदद करी है? एफ कॉस थीटा ने। क्या एफ साइन थीटा ने इसको आगे बढ़ाने में मदद करी है कि नहीं? नहीं ना। तो वर्क डन की डेफिनेशन हमें क्या देना चाहिए यार? जब हम लोग 9-10 पढ़ते थे तो फोर्स कभी तिरछा लगाते ही नहीं थे, फॉर्मूला वर्क डन का हमेशा पढ़ते थे एफ इंटू एस। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितने डिग्री पे होते थे? 0 डिग्री पे। तो क्या यहां पे वो जस्टिफाइड डेफिनेशन होगी? फोर्स, ये मैंने पहले दिखा के गलती करी है, फोर्स अपवर्ड नहीं लग रहा है, केवल ये लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पता है अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल में चल रही तो एफ का जो असर हॉरिजॉन्टल में वही तो काम आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया है, एफ की छुट्टी करके, याद है यार हम लोग वेक्टर में एफ की छुट्टी करके उसके कंपोनेंट दिखाया करते थे, तो इस एफ की छुट्टी करके मैंने एक एफ कॉस थीटा लगा दिया और एक एफ साइन थीटा, इसकी छुट्टी कर दी, ये गया। अब ये नहीं सोचना है, हमने उसकी छुट्टी करके उसके 2 लगा दिए। तो वर्क डन की डेफिनेशन होती थी एफ एस, जब 9-10 पढ़ते थे। लेकिन कौन वाला एफ? ये वाला एफ ना, जिसने चलाया है। तो उस डेफिनेशन को अब हमें क्या लिखना चाहिए? अब लिखना चाहिए एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो वर्क डन की डेफिनेशन बन गई W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये डेफिनेशन जब से हम लोग 11th में आए हैं तब से ये डेफिनेशन बदल गई है। क्या हो गई है? एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ किसी भी एंगल पे लगाया जा सकता है। 0 होगा तो कॉस 0 अपने आप 1 हो जाएगा, तब वो डेफिनेशन 9-10 वाली आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एफ एस आ जाएगी। तो ज्यादा जनरलाइज्ड डेफिनेशन ये है या पहले थी? ये ज्यादा जनरलाइज्ड है। नहीं, अब मुझे बताओ वर्क डन की अगर ये डेफिनेशन है तो थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है कि नहीं है? क्या बताओ जरा। यहां पर फोर्स मैंने इधर लगाया था कि नहीं, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो ये एंगल एफ और एस के बीच का है कि नहीं? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यस और नो? एस वेक्टर क्वांटिटी है, यस और नो? तो अगर ये वेक्टर और ये उनके बीच का एंगल है, तो क्या हम इसकी एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन नहीं बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? एफ डॉट एस। इसका मतलब ये भी वही मैथमेटिकल काम करेगा जो ये करता था। यानी अब हमारे पास वर्क डन की एक ये डेफिनेशन और एक ये, क्या दोनों अलग अलग हैं? क्या नहीं, दोनों अलग अलग मैथमेटिकल वर्जन है। इसमें स्केलर डिस्कशन है, यहां वेक्टर ऑपरेशन है, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। नहीं तो एक काम ऐसा ना, एक एग्जांपल के हम चेक कर लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। जरा बताओ, मैंने 20 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री के एंगल पे लगाया है और 5 मीटर इसको चलाया है। तो बताओ इस डेफिनेशन से पहले वर्क डन निकालते हैं, क्या आएगा? क्या आएगा? 20 इंटू 5 कॉस 30, तो ये कितना आ गया? 100 इंटू √3/2, 50 √3 जूल आ गया। वर्क डन की यूनिट जूल होती है। अब इसी को अगर कोई वेक्टर फॉर्म में करना चाहे तो बताओ, पहले एफ को वेक्टर बनाओ, कितना आएगा? 20 cos 30 आई, यार ये सब हम सीख चुके हैं। 20 sin 30 j, तो ये पता है कितना आ गया यार? cos 30 √3/2 होता है, तो 10 √3 आई और 10 j, ये आ गया। मैंने एफ को वेक्टर बना लिया। अच्छा, एस को वेक्टर बनाना हो तो क्या बताओ, इसको 5 मीटर आगे की तरफ खिसका है तो इसको हम 5i 0j लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते यार। अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल में खिसकाई है तो क्या लिखोगे? 5i। अब बताओ वर्क डन की दूसरी डेफिनेशन क्या है? डॉट वाली। मैं इनका डॉट करने वाला हूं, किसका किसका? 10 √3i 10j डॉट किसके साथ? 5i 0j इसके साथ। अच्छा, जब डॉट करेंगे तो कोई फीलिंग नहीं लाएंगे दिमाग में, बस मैथ्स लगाएंगे। और मैथ्स क्या कहती है? आई वाला आई वाले के साथ, बताओ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 50 √3। जे वाला जे वाले के साथ कितना आएगा? क्या आंसर वही आया है कि नहीं? देखा, डॉट करने से भी वही आंसर आया है, पुरानी डेफिनेशन से भी वही आंसर आया है। इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं और ये भी। हालांकि जिस तरह से मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या करना समझदारी है यार? जिस तरह से मैंने पूछा यही करना समझदारी है। लेकिन अगर कभी फोर्स वेक्टर में दिया हो और एस वेक्टर में दिया हो, तब ये करना समझदारी नहीं होगी। अगर किसी ने वेक्टर बने बनाए दे रखे हैं तो ये करना बेवकूफी होगी। तब क्या करना समझदारी होगी? तो तुम अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो वर्क डन ऐसे निकाला जाएगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे पेश करे वेक्टर लुक में तो डेफिनेशन
दूसरी वाली, और वेक्टर वाले टॉपिक में इसी लुक में दी जाएगी। किस लुक में? क्या नहीं कर पाओगे? यस यार, ये 5 आगे चला था तो 5 आई। कल को कोई ऐसे कह दे कि कोई 2,3 से 8,13 चला है, तो बताओ इसका एस वेक्टर क्या होगा? 6 आई 10 जे। नहीं निकाल पाओगे एस वेक्टर। यहां तो बड़ा आसान था, यहां से चला है 5 चला है तो बस 5 आई लिख दिया, यहां तो कोऑर्डिनेट भी नहीं दिए गए, और कोऑर्डिनेट दिए हो जाए तो एस वेक्टर निकालना नहीं सीखा तुम लोगों ने। क्या बात समझ में आ गई है या कुछ और बोले? नोट करना चाहेंगे? नोट कर ले। तो इसका मतलब यार वर्कडन फिजिक्स की डेफिनेशन है। अब तुम्हें समझ आना चाहिए हम फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। अरे यार, जैसी वर्कडन की डेफिनेशन है ऐसी फिजिक्स में जाने कितनी डेफिनेशन है जो डॉट से डिफाइंड है। वर्कडन हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, जे डॉट आई वाला एक फॉर्मूला, जे डॉट ए वाला पढ़ेंगे हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो हर टॉपिक में, अक्सर बहुत सारे टॉपिक में ये डॉट वाली डेफिनेशन यूज होगी, इसीलिए हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं भाई। इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हमें मैथ सीखना है, इसलिए पढ़ना है कि फिजिक्स सीखना है। नोट कर लिया भाई? पहले जमाने में ऐसा गहना चला करता था, इस तरह का, राजस्थान वाले लोग पहनते थे, मोटा सा सोने चांदी का। अभी भी पहनते हैं वो, जो ऐसे, और अब ऐसे चला है ये वाला। जमाना धीरे धीरे लगभग उसी के आसपास ही रहता है। थोड़ा सा फैशन बदला है। तो अगला क्वेश्चन लोग करके दिखाएंगे। मैं वेक्टर फॉर्म में ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। ये नोट कर लिया भाई? आगे बढ़ सकते हैं। वर्कडन सबसे इजी और बेसिक एग्जांपल है जो डॉट प्रोडक्ट जिसमें अप्लाई होता है, इसीलिए मैंने वो यूज किया। ऐसा नहीं कि यही अकेला है, फिजिक्स में और भी एग्जांपल आएंगे जिसमें यही प्रोटोकॉल यूज करना होंगे। कल के दिन 2:30 बजे सबको आना है, याद है ना? तुमको छोड़ के नहीं, तुमको छोड़ के कितने लोगों को आना है?
ठीक, 2 बजे से नहीं, वर्क एनर्जी वाले में नहीं आना है, आ जाएगा। कितने लोगों को लगता है वर्क एनर्जी वाले बैच में ठीक रहेगा? वो अभी कल नहीं है, वो है ट्यूसडे को। हाँ, कल अभी लॉज ऑफ मोशन ही चलेगा। हाँ, तो अभी यार सुनो, अभी उसमें आ जाओ। अगर होगा तो सेंटर ऑफ मास अगला टॉपिक शुरू होगा वर्क एनर्जी के बाद। वो भी आसान नहीं है यार। उसके बाद रोटेशनल मोशन तक तो बीच में कोई एंट्री है ही नहीं, तो रोटेशनल मोशन के बाद एंट्री करेंगे तुम लोगों की यार। तब तक ऐसा है ना यार, अभी तुम लोग यहाँ पे 11 लॉज ऑफ मोशन तक सब कुछ पढ़ लो, उसके बाद फिर तुम लोग इस लायक हो जाओगे कहीं भी एंट्री करा सकते हैं। अभी हर चीज का एक सही समय होता है यार। तुम अकेले कर भी लोगे तो मुझे तो बैच के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेंगे। तुम्हें आना हो तुम तीनों में आओ, चौथा गोमती नगर में चलता है, वहां भी आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हैंडल करना है यार, सिलेबस साथ में सब कुछ पढ़ना है तुम्हें, इतने सारे सब्जेक्ट, आओ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ग्रेविटी में जाता हूँ मैं सुबह 7:30। ग्रेविटी तुम वहां आने का मन बना रहे हो क्या? वहां मैं इंजीनियरिंग वालों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, वहां भी आओ यार, सब जगह आओ, मगर वहां फीस लगेगी यार, क्यों? मेरी कोचिंग नहीं है भाई, वो लोग सैलरी देते मुझे। हाँ भाई, वर्क डन बताना है। वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? नहीं, एफ डॉट एस पूरा बोलो है, या तो एफ एस कॉस थीटा बोलो या तो एफ डॉट एस बोलो। क्या है? एफ डॉट एस। तो हमें यार क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। किसका किसका? इसका और किसका? एस। तो एस तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो हमें पता है एस वेक्टर कैसे निकाला जाता है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो यार इस वेक्टर में से ये वेक्टर सबट्रैक्ट करना है। कितना आएगा भाई? हाँ, माइनस आई। यार इससे घटाना है तो 1 में से 2 घटाओगे तो -1, 1 में से 3 घटाओगे -2, फिर 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? अच्छा, 1 में से 0 के कैप, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है, 0 के कैप। पहले तो ये समझ में आना चाहिए r2 माइनस r1, क्या मुझे घटा के दिखाना चाहिए क्या? ये समझ रहे हो ना भाई? i प्लस जे प्लस के में से क्या घटाना है? 2i प्लस 3j प्लस के, ये घटाना है यार। तो i में से 2i गया तो माइनस आई, j में से -2j, k में से k गया तो 0। बात क्लियर है? अब क्या करना है? इनका डॉट ऑपरेशन करना है। किनका किनका? f दिया है ये, और s क्या दिया है? -i -2j प्लस 0k। ये 0 लिख दिया करो ना, काफी इजी रहता, वरना कभी किसी का किसी से कट जाओगे। i वाला i वाले के साथ। अब हमें फील नहीं करना है, बस मैथ्स लगाना है। -6 प्लस 0, तो ये कितना आ गया? -8 जूल। वर्क डन निगेटिव भी होता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। निगेटिव वर्क डन आया है। कितने लोग आ गया यार? तो अभी यार ये बताओ, क्या इसमें W बराबर एफ एस कॉस थीटा लगाना समझदारी थी? यार अगर ये करना पड़ता, पता है कि तुम्हें क्या करना पड़ता? पहले तुम इसका मॉड निकालते, एफ आता, फिर तुम इसका मॉड निकालते तो एस आता, फिर उनके बीच का। तो यार कुत्ते ने काटा है क्या यार, पागल वाले ने? जो हम लोग पहले एफ निकालेंगे, फिर एस निकालेंगे, फिर कॉस थीटा, फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ऑल्टरनेट डेफिनेशन है उसी को यूज करेंगे। क्या बात समझ में आ गई है? इसीलिए तो ये फायदा हम लोग फिजिक्स में उठाएंगे, इसीलिए हम इतनी देर से डॉट पढ़ रहे थे, और अब क्रॉस। इसको ब्रेक करके चालू कर दो।